हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर प्रोजेक्शन ऑपरेटर के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या लिख के आना है वो सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन है मेरा कि आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर का वीडियो तब देखना शुरू करो जब आप पहले से डिराक नोटेशन पढ़ चुके हो क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर आपने डिराक नोटेशन क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं पढ़ रखा है तो मैंने YouTube पे डिराक नोटेशन का ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। वीडियो का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स 24 डिराक नोटेशन। और अगर आपने पहले से डिराक नोटेशन पढ़ रखा है क्वांटम मैकेनिक्स में तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो में सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक का नाम प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही क्यों पड़ा और इस नाम का मतलब क्या होता है फिजिक्स में। दोस्तों, प्रोजेक्शन कहने का मतलब है हिंदी में समझो तो छाया। छाया मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड जो अंधेरे में मुझे छोड़ के चली गई, ठीक है, रटी हुई लाइन है, चलो छोड़ो। लेकिन प्रोजेक्शन का मतलब सीरियसली छाया से है। छाया कहने का मतलब अगर मैं मैथ के एंगल से बात करूं तो अगर मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, एक एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन पे मैंने एक लाइन एल को प्लेस किया है थीटा एंगल लगाते हुए, ठीक है। इस लाइन को और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइन के जो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट O है और एक पॉइंट A है। तो इस लाइन L का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस के अलाउंग वो OA होगा, OB कर देते हैं। और इस लाइन L का प्रोजेक्शन Y एक्सिस के अलाउंग, इसे C पॉइंट बोल देते हैं, तो OC होगा, ठीक है। प्रोजेक्शन कहने का मतलब है छाया, कि L लाइन की छाया एक्स एक्सिस पे कितनी पड़ रही है, कितनी लंबाई की पड़ रही है, और L लाइन की छाया Y एक्सिस में कितनी लंबाई की पड़ रही है वो OC रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि हम पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे, और इसी तरह से तो ये जो OB होगा ये एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन L होगा। और इसी तरह से A पॉइंट से हम Y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरह से, तो जो OC होगा ये लाइन L का Y एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि OAB और OAC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसमें साइन का और कोसाइन का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको OB की लेंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो निकलेगी L cos थीटा निकलेगी, और OC की जो लेंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो निकलेगी L साइन थीटा। क्लियर हो गई बात? ये होगी OC की वैल्यू, यहां लिख देते हैं OC की वैल्यू होगी L साइन थीटा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैथ में किसी लाइन L का X और Y एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो OB क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन L along X एक्सिस, और OC क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन L along Y एक्सिस। ये तो मैथ में किसी लाइन का प्रोजेक्शन X एक्सिस के अलोंग और Y एक्सिस के अलोंग कैसे कैलकुलेट करना है वो समझा है, ठीक है। फिजिक्स में वेक्टर स्पेस में भी प्रोजेक्शन हमने कैलकुलेट किए हैं, कैसे समझाता हूं। अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर स्पेस की, अब फिजिक्स की बात करें, मतलब फिजिक्स किस क्लास की, 12th क्लास की, ठीक है। 12th या 11th कुछ भी बोल दो, तो आप 11th एंड 12th फिजिक्स की बात करें, ठीक है। तो उसमें प्रोजेक्शन वेक्टर
स्पेस में कैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि मेरे पास एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। एक्स एक्सिस के अलोंग जनरली हम यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग हम जनरली यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं। और एक वेक्टर मतलब एक क्या, सारे 2 डायमेंशनल वेक्टर को मैं इस आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे मैं बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर लिया है ए, ये ए क्या है, वेक्टर है और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप। ये A1 A2 की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती चली जाएगी वैसे वैसे वेक्टर की वैल्यू या उसका मॉड चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पे भी हम प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करने के लिए अगेन मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट बी है, ये ओ है और ये ओ बी क्या है, प्रोजेक्शन, अगेन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग आई कैप यूनिट वेक्टर। इसी तरह से ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग कैसे होगा कि हमें इसके ए पॉइंट के हेड से, ए वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना होगा इस तरह से। ये अगर पॉइंट सी है तो क्या है कि ओ बी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग आई कैप यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गई बात। और ओसी क्या है, ओसी है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग जे यूनिट वेक्टर। एक्चुअली ओबी और ओसी क्या है, कंपोनेंट है। मैं आपको बताऊं कि ओबी एक्चुअली क्या है, A1 है और ओसी क्या है, एक्चुअली A2 है, यानी कंपोनेंट है। वेक्टर ए के एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो A1 होगा और ए वेक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो A2 होगा। मींस किसी भी वेक्टर के जो आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो प्रोजेक्शन होते हैं एक्चुअली में, जो मैंने यहां लिखा है, ठीक है। कैसे, तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है। अगर मैं इस लेंथ को कैलकुलेट करूं तो कैसे, अगर मैं कहूं कि ए मॉड की वैल्यू ए है, मींस ए का मैग्नीट्यूड, यानी मींस वेक्टर में ए की लेंथ कितनी है, अगर मैं ए अज्यूम कर रहा हूं तो अगेन मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये लेंथ क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा, ठीक है। इट मींस यहां पे ओबी की लेंथ होगी ए कॉस थीटा और ओसी की लेंथ होगी ए साइन थीटा। और हम जानते हैं वेक्टर स्पेस में किसी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बता दूं। अगर मैं ए वेक्टर को वेक्टर स्पेस में लिख रहा हूं तो ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग या आई कैप यूनिट वेक्टर के अलोंग वो कंपोनेंट होगा ओ बी, फिर आई कैप यूनिट वेक्टर प्लस ए वेक्टर का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग या जे कैप यूनिट वेक्टर के अलोंग वो क्या हो जाएगा, ओ सी इंटू जे यूनिट वेक्टर। ये, और अगर इसकी वैल्यू पुट करूं तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो या इसको भी कंपेयर करते हो तो आपको क्लियर हो जा रहा है कि ये OB और OC क्या है, एक्चुअल में A1 और A2 है। यानी OB की वैल्यू क्या है, A1 है, OC की वैल्यू A2 है। या ऐसे भी लिख सकते हो A1 इट मींस क्या है, A cos थीटा है, ठीक। और A2 क्या है,
A2 इक्वल टू क्या है, A साइन थीटा है। तो वेक्टर स्पेस में प्रोजेक्शन ऑपरेटर आप वेक्टर स्पेस में प्रोजेक्शन को आप कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते थे, याद आया? तो जो भी हमने कैलकुलेट किया उसको और अच्छी तरह से लिखने का तरीका क्या है कि A1 इस वेक्टर का A1 कंपोनेंट एक्चुअली क्या है, OB है, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, A cos थीटा मिल रही है। और इस वेक्टर का A2 कंपोनेंट जो है वो कितना होगा, OC होगा, और उसकी वैल्यू होगी A साइन थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर स्पेस में किसी वेक्टर के जो i कैप, j कैप, k कैप यूनिट वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट होते हैं वो एक्चुअली उस ए वेक्टर के प्रोजेक्शन होते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग। समझ में आ रही होगी मेरी बात? तो अब ये समझ लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोजेक्शन को हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्यों बोल रहे हैं और इसका मतलब क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेव फंक्शन का यूज करते हैं और ये वेव फंक्शन आइगन फंक्शन के टर्म में लिखा जाता है। मैं आइगन फंक्शन को φ1 φ2 बोल रहा हूं। φ1 c2 φ2 प्लस c3 φ3 प्लस अप टू cn φn। ठीक है, यहाँ पे आपको पता ही होगा क्वांटम मैकेनिक्स में साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव फंक्शन को, और जो φ1 φ2 φ3 अप टू φn है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शंस। और जो c1 c2 c1 c2 c3 अप टू cn है ये क्या है, नंबर। ये क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं या कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं, कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं, या ये नंबर कहने का मतलब है रियल भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर आया कहां से, इसको समझने के लिए पहले मैं वेव फंक्शन का साइज थोड़ा छोटा कर लूं। एक सिंपल वेव फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा कि जो जितने भी आइगन फंक्शन है उनमें से सिर्फ मैं 2 आइगन फंक्शन लूंगा। यानी मेरे पास एक सिंपलेस्ट केस है, सिंपलेस्ट केस कि मेरा जो वेव फंक्शन है वो सिर्फ 2 आइगन फंक्शन के टर्म में लिखा गया है। यानी मेरा जो साई है वो c1 φ1 है प्लस c2 φ2 है, बस इतना सा है। अगर मैं इसी को डिराक नोटेशन में लिखूं तो मेरा ये वेव फंक्शन लिखने का तरीका क्या होगा, साई को रिप्लेस करेंगे साई कैट से और साई स्टार को रिप्लेस करेंगे साई ब्रा से। इसी तरह से φ1 को फाई कैट बना देंगे, φ2 को φ2 कैट बना देंगे और इनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को ब्रा के फॉर्म में लिख देंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये डिराक नोटेशन में क्या बनेगा, साई कैट इज इक्वल टू c1 φ1 कैट प्लस c2 φ2 कैट। क्लियर हो गई बात? अगर मैं, ठीक है, इसको तो मैंने डिराक नोटेशन में लिख दिया। देखो अगर मैं साई स्टार लिखता हूं इसको और इसको c1 साई स्टार φ1 लिख रहा हूं प्लस इसे c2 स्टार φ2 स्टार लिख रहा हूं, मीन्स ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई है। देन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई को ऐसे लिखते हैं। तो इसको डिराक नोटेशन में अगर चेंज करूं, यानी इसकी डिराक नोटेशन देखें, डिराक नोटेशन, तो देखो इसकी डिराक नोटेशन कैसे लिखनी है, साई स्टार क्या बन जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई ये है, ठीक है। डिराक नोटेशन में साई ब्रा के फॉर्म में हो जाएगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा,
C1 स्टार phi1 ब्रा प्लस C2 स्टार phi2 ब्रा। इस तरह से डिराक नोटेशन काम करती है और हम सिर्फ इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइंड में रखना। ऊपर की चीजें मैं मिटा रहा हूं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा ये वेव फंक्शन है जिसको डिराक नोटेशन में स्टेट वेक्टर बोलते हैं, ये स्टेट वेक्टर, इस पे अगर मैं वेक्टर स्पेस की प्रोजेक्शन थ्योरी अप्लाई करने की कोशिश करूं या रिलेट करने की कोशिश करूं वेक्टर स्पेस की प्रोजेक्शन थ्योरी को, तो क्या होगा कि जो हमारा ये स्टेट वेक्टर साई है, जो कि मैंने C1 phi1 प्लस C2 phi2 लिखा है, तो वो कुछ ऐसा है कि phi1 i कैप यूनिट वेक्टर की तरह काम करेगा और phi2 j कैप यूनिट वेक्टर की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि आइगन फंक्शन की थ्योरी में हम जानते हैं कि phi1 का phi1 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होता है। इसी तरह से phi2 का phi2 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होता है, बट phi1 का phi2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होता है और इसी तरह से phi2 का phi1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होता है। और हम अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो मैं आपको याद दिलाऊं कि कोरिलेट करने की कोशिश करें तो i डॉट i यानी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। यहाँ पे j डॉट j भी 1 हमें मिलता है, बट i डॉट j हमें 0 मिलता है। तो काम कर रहा है, यानी ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो हमारा स्टेट वेक्टर है वो वेक्टर स्पेस के एक सिंपल वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। उसके जो आइगन फंक्शंस हैं या आइगन वेक्टर हैं वो यूनिट वेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, देखो ये जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, इस रिजल्ट से बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो सीधी सीधी बात है, C1 क्या रिप्रेजेंट करेगा क्वांटम मैकेनिक्स में? प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट वेक्टर साई along phi1 आइगन वेक्टर, ठीक है, और C2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट वेक्टर साई along phi2 आइगन वेक्टर। क्लियर हो रही है बात? along phi2, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे रिजल्ट हमें मिल रहे थे। मैंने इस वेक्टर स्पेस में वेक्टर ए के जो प्रोजेक्शन थे अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, जो कि A1 A2 थे, इस A1 और A2 की वैल्यू को भी तो कैलकुलेट करके दिखाया है कि उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें। तो जब मैं वेक्टर A का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग में कैलकुलेट करता हूं तो रिजल्ट आता है A1 जिसकी वैल्यू है OB इक्वल टू A cos थीटा है। और जब इस A वेक्टर का प्रोजेक्शन Y एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करता हूं तो रिजल्ट आता है A2 जो कि OC है इक्वल टू A sin थीटा है। मैंने A वेक्टर का प्रोजेक्शन X एक्सिस के अलोंग Y एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट किया है वेक्टर स्पेस में। तो फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टेट वेक्टर साई है इसका प्रोजेक्शन अगर C1 और C2 बोल रहा हूं अलोंग phi1 आइगन वेक्टर अलोंग phi2 आइगन वेक्टर, तो ये C1 और C2 की वैल्यू को कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा जैसा कि हमने वेक्टर स्पेस में किया। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में हमें एक स्पेशल टाइप के ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ
C1। अगर मुझे C1 को कैलकुलेट करना है तो मुझे एक ऑपरेटर, एक स्पेशल ऑपरेटर P1 की जरूरत पड़ेगी, जिसका फॉर्म हम कैसे लेंगे, phi1 cat इंटू phi1 bra, इस तरह का। मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है जो एक कैट और एक ब्रा से मिलकर बना है, बट इनर प्रोडक्ट नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रा का कैट के साथ इनर प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रा का कैट के साथ इनर प्रोडक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे इनर प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ तो दोनों का अलग ही स्ट्रक्चर हमने बनाया है। इस अलग टाइप के स्ट्रक्चर का जो ऑपरेटर है उसी को हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये C1 को कैलकुलेट करने में मदद करेगा। आप कहोगे कैसे मदद करेगा, तो समझाओ। तो देखो सीधी सीधी बात है, मुझे क्या करना है, इस P1 ऑपरेटर को हमेशा कैट से दिखाते हैं। इस P1 ऑपरेटर को मुझे इस साई कैट पे ऑपरेट करना होगा। तो ऑपरेट करो तो क्या रिजल्ट आता है, देखो। तो C1 ये कांस्टेंट टर्म है तो ऑपरेटर इस पे काम तो करेगा नहीं, तो P1 ऑपरेटर करेगा काम phi1 पे, प्लस C2 फिर P1 ऑपरेटर काम करेगा किस पे, phi2 पे, इस तरह से। ठीक है। अब P1 ऑपरेटर साई पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो अप्लाई कर दो। P1 का स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया है, phi1 cat इंटू phi1 ब्रा। ये तो मैंने P1 का स्ट्रक्चर लिखा है। फिर phi1 लिख लो, phi1 किसमें, कैट में है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक इनर प्रोडक्ट है, इतना सा हिस्सा क्या है, एक इनर प्रोडक्ट है। phi1 का phi1 के साथ इनर प्रोडक्ट है, प्लस C2 P1 का स्ट्रक्चर लिखो तो phi1 कैट phi1 ब्रा, फिर phi2 कैट है तो phi2 कैट है। अब अगेन ये तो P1 का स्ट्रक्चर है, बट जो ये वाला टर्म है ये एक इनर प्रोडक्ट है phi1 का phi2 के साथ। देखो phi1 का phi1 के साथ इनर प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो ये क्या हो गया, C1 phi1 कैट बचा बस। बट phi1 का phi2 के साथ इनर प्रोडक्ट हमने दिख रहा है, phi1 का phi2 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0, क्योंकि 0 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। यानी सिंपल सी बात है कि P1 प्रोजेक्शन ऑपरेटर जब साई पे ऑपरेट हुआ तो रिजल्ट ऐसा दे रहा है। बट कहानी में अभी ट्विस्ट है, क्या, क्योंकि मैं यहां पे भी तो P1 ऑपरेटर का एक्सप्रेशन पुट कर सकता हूं, तो पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये phi1 कैट phi1 ब्रा इंटू psi1 कैट इज इक्वल टू C1 phi1 कैट। अच्छा, ये अगेन एक इनर प्रोडक्ट है, बट इस इनर प्रोडक्ट को अब तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो सिंपल सी बात है, जब तक कैलकुलेट नहीं किया है तो तब तक हम इसे ना तो 0 के इक्वल लिख सकते हैं, ना किसी कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं, लेट, ठीक है, इसको क्या अज्यूम कर ले, या कुछ भी अज्यूम नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इस लाइन के बाद और आप क्या लिख सकते हो, मैं इसको पहले लिखता हूं, C1 phi1 को पहले लिख दे रहा हूं, इस बार phi1 कैट को पहले लिख दे रहा हूं, और ये वाले टर्म को बाद में लिखता हूं। देखो ये जो इनर प्रोडक्ट होगा एक नंबर आएगा, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट 1 मिल रहा है, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट 0 मिल रहा है, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट 1 मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, मीन्स इसका भी इनर प्रोडक्ट कोई नंबर ही होगा। तो ये नंबर होगा तो तुम इस कैट के आगे लिख लो, पीछे लिख लो, फर्क क्या पड़ता है। तो मैं इस नंबर को आगे लिख देता हूं, तो ये नंबर लिख दे रहा हूं मैं, phi1 ब्रा साई कैट और फिर phi1 कैट, क्योंकि ये नंबर है, इसको आगे पीछे कहीं लिख दो फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां पे भी phi1 कैट है, यहां पे भी phi1 कैट है, तो हटा सकते हैं। तो कहने का मतलब है C1 की वैल्यू मुझे मिल गई, phi1 का इनर प्रोडक्ट साई के साथ जो भी नंबर देगा वही इस C1 कोफिशिएंट की वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे psi1 स्टेट वेक्टर का प्रोजेक्शन phi1
आइगन वेक्टर के डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है तो मुझे C1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और C1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जिस ऑपरेटर का मैं यूज कर रहा हूं वो ऑपरेटर ही psi1 स्टेट वेक्टर का प्रोजेक्शन phi1 आइगन वेक्टर की डायरेक्शन में निकाल के दे रहा है। यानी ये ऑपरेटर है जो प्रोजेक्शन निकाल के दे रहा है। प्रोजेक्शन अपने आप मिला नहीं हमें, हमने निकाला। किस ऑपरेटर के थ्रू निकाला? इस ऑपरेटर के थ्रू निकाला। इस वजह से P1 प्रोजेक्शन ऑपरेटर है किसके लिए? साई स्टेट वेक्टर का phi1 आइगन वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। क्लियर हो गई बात? नोट्स में लिखवा देता हूं। तो इस लाइन को लिखने के बाद आप नोट्स में लिख सकते हो, इट मीन्स P1 इज इक्वल टू phi1 cat phi1 bra is a projection operator along phi1 eigen vector because it calculates the projection of any state vector psi along phi1 eigen vector। तो कहने का मतलब है इस P1 को हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये क्वांटम मैकेनिक्स में किसी स्टेट वेक्टर का प्रोजेक्शन phi1 आइगन वेक्टर के डायरेक्शन में निकाल के दे रहा है। तो इस वजह से इस ऑपरेटर को हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑपरेटर बोल रहे हैं। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, P1 सिर्फ प्रोजेक्शन अलोंग phi1 आइगन वेक्टर के अलोंग ही प्रोजेक्शन कैलकुलेट करेगा। बट अगर मुझे phi2 आइगन वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है तब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फिर अलग एक नया प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमें बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाएंगे इसको आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो C2 को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक नया प्रोजेक्शन ऑपरेटर चाहिए। तो फिर आप अगेन एक नई हेडिंग बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ C2, क्योंकि C2 ही तो इस स्टेट वेक्टर साई का phi2 आइगन वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, तो इस C2 को कैलकुलेट करने के लिए मुझे दूसरा प्रोजेक्शन ऑपरेटर P2 चाहिए, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? phi2 cat phi2 bra, इस तरह का। अगेन सेम काम करना है। क्या करना है? P2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर को मुझे साई कैट पे ऑपरेट करना है। कांस्टेंट पे तो ऑपरेट होगा नहीं, तो किस पे ऑपरेट होगा कि P2 फिर ऑपरेट होगा phi1 कैट पे प्लस फिर C2, P2 ऑपरेट होगा phi2 कैट पे। वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? C1 प्रोजेक्शन ऑपरेटर P2 की वैल्यू क्या है? phi2 कैट phi2 ब्रा फिर phi1 प्लस C2, P2 की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा? phi2 कैट phi2 ब्रा phi2। आपको पता है कि ये अगेन एक इनर प्रोडक्ट बन रहा है और ये भी अगेन इनर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो phi2 phi1 का इनर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? phi2 phi1 का इनर प्रोडक्ट 0 और phi2 phi2 का इनर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 1। तो रिजल्ट क्या आएगा? C2 phi2 कैट बस बच गया, और इधर क्या हो जाएगा? P2 साई कैट पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस C2 phi2 कैट को पहले लिखना है क्योंकि मुझे C2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां से P2 का एक्सप्रेशन पुट करोगे, पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? P2 साई कैट, P2 की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा? phi2 कैट phi2 ब्रा साई कैट। ठीक है, फिर ये क्या है? C2 phi2 कैट। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये एक नंबर होगा बिकॉज ये इनर प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये एक नंबर होगा, जैसे कि ऊपर इनर प्रोडक्ट हुए हैं वैसा। तो हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 2 phi2 इज इक्वल टू phi2 ब्रा साई कैट इंटू phi2। ठीक है, देख लो आप।
अब अगेन यहाँ पे भी फाई 2 है, यहाँ पे भी फाई 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू क्या मिल गई, C2 इज इक्वल टू फाई 2 इंटू साइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम C1 और C2 दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। C1 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, फाई 1 का इनर प्रोडक्ट साई से मिली थी, और C2 की वैल्यू क्या मिली है, फाई 2 का इनर प्रोडक्ट साई से। इसके बाद भी आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद आपको क्या लिखना है, यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं। इट मींस P2 का एक्सप्रेशन जो कि है फाई 2 कैट फाई 2 ब्रा इज अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर अलोंग फाई 2 कैट, ठीक है, आइगन वेक्टर बिकॉज इट कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ एनी स्टेट वेक्टर अलोंग फाई 2 कैट आइगन वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। तो जो कुछ भी हमने इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में अब तक समझा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें और अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं एग्जाम के लिए। तो अगर मेरे पास एक स्टेट वेक्टर साई इस तरह से लिखा हुआ है, तो C1 क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन ऑफ साई कैट अलोंग फाई 1 आइगन वेक्टर। ठीक है, और इसकी C1 की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने कैलकुलेट किया, फाई 1 का इनर प्रोडक्ट साइन के साथ। ठीक है, और C2 क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ साई कैट अलोंग फाई 2 कैट आइगन वेक्टर। और C2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, क्या था, फाई 2 का साई के साथ इनर प्रोडक्ट। बट एक और इंपॉर्टेंट बात मेरे को बतानी है, आप कहोगे क्या, कि हो तो ये भी सकता है कि साई, यानी मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात कर रहा हूं, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई कैट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई कैट इज गिवन बाय, अगर मैं साई कैट के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसे साई ब्रा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएगा C1 स्टार, ठीक है, C1 स्टार फाई 1 ब्रा प्लस C2 स्टार फाई 2 ब्रा, C2 स्टार फाई 2 ब्रा। सिंपल सी बात है, जो भी लिखी गई चीजें हैं, मतलब मैं यहां समझा देता हूं, सीधी सीधी बात है। साई को अगर मैंने C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2 से लिखा है, तो इसके साई स्टार को मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, समझा देते हैं अच्छी तरह से। साई को मैंने क्या लिखा है, C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2 से लिखा है। इसी को डिराक नोटेशन में मैंने लिखा है, कैसे, यहां लिख देते हैं, साई कैट इज इक्वल टू, ये क्या है, डिराक नोटेशन, इसीलिए मैंने कहा था पहले डिराक नोटेशन पढ़ ले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, C1 फाई 1 कैट प्लस C2 फाई 2 कैट। लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात करूं, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात करूं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, साई स्टार इज इक्वल टू C1 स्टार फाई 1 स्टार प्लस C2 स्टार फाई 2 स्टार। तो इसको डिराक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, समझो, डिराक नोटेशन। तो इसको लिखने का तरीका है, साई को ब्रा में कन्वर्ट करेंगे, साई कैट को साई ब्रा में कर देंगे। जो C1 ये नंबर है, रियल या कॉम्प्लेक्स, इसको एज इट इज रहने देंगे। जैसे यहाँ नंबर था तो एज इट इज रहने दिया, यहाँ जो नंबर है उसे एज इट इज रहने देंगे, यानी इसे C1 स्टार ही रहने देंगे।
और फाई 1 स्टार को हम फाई 1 ब्रा बना देंगे इस तरह से। और C2 स्टार एक नंबर बन गया है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर होगा, और फाई 2 ये बन जाएगा, फाई 2 बराबर हो जाएगा। और अच्छी तरह से समझ लो कि C1 क्यों मैं जैसे C1 की वैल्यू A प्लस IB है कोई नंबर, तो C1 स्टार क्या होगा मैं बताऊं आपको, ये होगा A माइनस IB इस तरह से। तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई अगर ऐसा है तो C1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, C1 की वैल्यू मैंने यहां लिखी है फाई 1 ब्रा साई कैट। तो C1 स्टार कैसे निकलेगा, C1 स्टार कहने का मतलब है जस्ट चेंज कर देना है। जैसे देखो स्टार में क्या हुआ, साई स्टार लिखा तो कैट से ब्रा बन गया, ऐसे यहां जो कैट है उसका हमें ब्रा बनाना है। साई कैट में है तो साई की ब्रा बनानी है, और फाई ब्रा में है तो इसकी कैट बना देनी है इस तरह से। और ऐसी C2 का एक्सप्रेशन हमें पता है क्या है, फाई 2 का इनर प्रोडक्ट साई के साथ, तो हमें क्या करना है C2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा, C2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो कैट है उसको ब्रा बना देना है, यानी साई कैट था तो उसको ब्रा बना देना है, और फाई 2 कैट है तो इसे ब्रा है तो इसे कैट बना देना है। तो इस तरह से हम C1 स्टार और C2 स्टार को इस एक्सप्रेशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। लॉजिक ये है कि साई को साई कैट दिखाना है और साई स्टार को ब्रा साई दिखाना है। तो हम यहां पे भी वही काम कर रहे हैं, हर जगह वही काम कर रहे हैं डिराक नोटेशन में, आप कहीं पे भी देख लो। सिंपल सी बात है, C1 का एक्सप्रेशन मुझे अगर कैट ब्रा नोटेशन में कुछ ऐसा मिला तो साई कैट थी तो साई की ब्रा बना दी, फाई 1 ब्रा है तो फाई 1 का कैट बना दिया। ऐसी C2 के एक्सप्रेशन में साई की ब्रा है, साई का कैट है तो इसकी ब्रा बना दी, और फाई 2 का ब्रा है तो इसकी हमें कैट बनानी है, फाई 2 की कैट बनानी है। तो इस तरह से हमें किसी स्टेट वेक्टर में उसके प्रोजेक्शन C1 C2 या C1 स्टार C2 स्टार इस तरह से कैलकुलेट करने होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। यहां पे फाई 2 स्टार है, ठीक है, मैं लिखना भूल गया। तो जब आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर पे क्वांटम मैकेनिक्स में नोट्स बनाओगे तो नोट्स की स्टार्टिंग में क्या लाइनें लिखोगे वो मैंने यहाँ स्क्रीन के सामने नोट कर दी है। मैंने यहाँ लिखा है अ न्यू लीनियर ऑपरेटर पी कैप इज इक्वल टू फाई कैट फाई ब्रा इन डिराक नोटेशन इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑपरेटर। मैंने आपको बता दिया कि ये ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्यों है, ये तो पहले से समझा दिया। तो नोट्स में आप डायरेक्टली लिखोगे अ न्यू लीनियर ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर हम यूज करते हैं वो सब लीनियर ऑपरेटर होते हैं, तो इस वजह से हम इसे भी लीनियर ऑपरेटर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये P है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये डिराक नोटेशन में प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। फिर फुल स्टॉप, फिर आगे लिखोगे दिस ऑपरेटर इफ ऑपरेटेड ऑन अ कैट और a bra, then after operation it produces a transformed new cat और न्यू ब्रा। इसका क्या मतलब है, देखो ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर मैंने अभी बताया था कि अगर कोई कैट पे ऑपरेट हो तो ऑपरेशन क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर का स्ट्रक्चर ऑपरेट कर दोगे जो कि है फाई कैट फाई ब्रा का साई के ऊपर ऑपरेशन होगा। अब मैंने आपको बताया था ये तो एक नंबर होगा क्योंकि ये एक इनर प्रोडक्ट है, क्लियर होगी बात। तो लेट इस नंबर को मैं अभी के लिए लैम्डा 1 बोल देगा, तो फाई का साई के साथ जो इनर प्रोडक्ट है लेट उसे C बोल दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर साई पे ऑपरेट हुआ तो इसने साई को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ये इनर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मैंने C पुट कर दी है, इसने साई को फाई में कन्वर्ट कर दिया। वही लाइन तो लिखी है, दिस ऑपरेटर इफ ऑपरेटेड ऑन अ कैट देन आफ्टर ऑपरेशन इट प्रोड्यूस अ ट्रांसफॉर्म्ड न्यू कैट। इसने
ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर साई कैट पे ऑपरेट हुआ और इसने साई कैट को एक न्यू फाई कैट में कन्वर्ट कर दिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मेरे पास एक साई ब्रा है और प्रोजेक्शन ऑपरेटर इस ब्रा के ऊपर ऑपरेट हुआ है। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर ब्रा पर पीछे से ऑपरेट होता है, याद रखना। ठीक है, कोई सा भी ऑपरेटर ब्रा पे पीछे से ऑपरेट होता है। यहाँ आगे से ऑपरेट होता है, यहाँ पीछे से ऑपरेट होता है। तो ऑपरेट करो तो क्या हो जाएगा, ये साई ब्रा प्रोजेक्शन ऑपरेटर की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, फाई कैट फाई ब्रा। अगेन ये क्या है, एक इनर प्रोडक्ट है। लेट इस इनर प्रोडक्ट को हम सी डैश बोल देते हैं, यानी साई ब्रा फाई कैट के इनर प्रोडक्ट को हम सी डैश बोल रहे हैं। तो जब साई ब्रा पे ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑपरेट हुआ तो रिजल्ट क्या आया, सी डैश फाई ब्रा। यानी यहां पे भी क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर जब एक ब्रा पे ऑपरेट होता है तो वो एक नई ब्रा प्रोड्यूस कर देता है ना। तो यही तो लाइन का मतलब है। इफ दिस ऑपरेटर इफ ऑपरेटेड ऑन अ कैट गिव न्यू कैट, दिस ऑपरेटर इफ ऑपरेटेड ऑन अ ब्रा गिव न्यू ब्रा। तो इन लाइनों को लिखने के बाद ये एक्सप्रेशन आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे आप नोट्स में लिखोगे P इज इक्वल टू फाई कैट फाई ब्रा, this type of operator are called projection operators because when they are operated on state vector they produce the value of projection of state vector along any required eigen vectors। तो मैंने प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में क्या बताया था कि जब प्रोजेक्शन ऑपरेटर किसी स्टेट वेक्टर के ऊपर ऑपरेट होता है तो वो उस स्टेट वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी आइगन वेक्टर के डायरेक्शन में निकाल के देता है। और इस बात को समझाने के लिए मैंने क्या एक एग्जांपल यूज किया था, साई कैट का। ये साई कैट दो आइगन वेक्टर से मिलकर बनी है, किससे, फाई 1 और फाई 2 से। ये एग्जांपल लिया था तो उसी को आप नोट्स में भी बताओगे। इफ साई कैट इज इक्वल टू C1 फाई 1 कैट प्लस C2 फाई 2 कैट इज अ स्टेट वेक्टर, देन अगर मैंने किसी फिजिकल सिस्टम का स्टेट वेक्टर साई कैट लिया है तो इस साई कैट के दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होंगे। क्यों दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होंगे, बिकॉज ये साई कैट दो आइगन वेक्टर से मिलकर बना है। तो हर एक आइगन वेक्टर के लिए एक यूनिक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, जैसा कि मैंने समझाया था। तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे, प्रोजेक्शन ऑपरेटर P1 इज इक्वल टू फाई 1 कैट फाई 1 ब्रा गिव्स द प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट वेक्टर साई कैट along आइगन वेक्टर फाई 1 कैट इफ P1 ऑपरेटेड ऑन साई कैट। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे साई वेक्टर का प्रोजेक्शन फाई 1 आइगन वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है तो मुझे प्रोजेक्शन ऑपरेटर P1 लेना पड़ेगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब P1 प्रोजेक्शन ऑपरेटर साई का फाई 1 की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालेगा कब, जब P1 इस साई पर ऑपरेट होगा। तभी मैंने लिखा इफ P1 ऑपरेटेड ऑन साई कैट। तो ये कैलकुलेशन तो मैं पहले ही समझा चुका हूं कि P1 जब साई कैट पे ऑपरेट होगा तो ऑपरेशन कैसे होगा कि C1 तो कांस्टेंट है तो बच जाएगा और P1 इस फाई 1 पे ऑपरेट हो जाएगा। फिर C2 को छोड़ देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और P1 फिर फाई 2 पे ऑपरेट हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा कि जब P1 का एक्सप्रेशन ओपन करेंगे तो क्या होगा कि C1 फाई 1 कैट और फाई 1 का इनर प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस C2 फाई 1 बचेगा और फाई 2 का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से। और मैंने बताया था कि फाई 2 का इनर प्रोडक्ट 0 होगा और फाई 1 का इनर प्रोडक्ट 1 आएगा। तो बचेगा क्या, जब रिजल्ट आएगा P1 जब साई का ऑपरेट हुआ तो रिजल्ट आ रहा है C1 फाई 1 का, ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ये C1 ही इस स्टेट वेक्टर साई का फाई 1 डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है। तो वही लाइन मैंने लिखी है, वेयर C1 रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ साई अलोंग फाई 1। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1 बाय फॉलोइंग वे। हम C1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, पहले मैंने क्या किया है, C1 फाई 1 को पहले लिखा है
और P1 साई पे जो ऑपरेट होता है तो उसको बाद में लिखा है। P1 प्रोजेक्शन ऑपरेटर है तो इसका स्ट्रक्चर खोल देना हुआ। तो स्ट्रक्चर खोलने के बाद हमें फाई वन साई का इनर प्रोडक्ट मिलता है और फाई वन साई का इनर प्रोडक्ट कोई नंबर ही आएगा, तो वो नंबर को इस फाई वन कैट के आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया है, अगली लाइन में इसकी अगली लाइन यहां लिखी है C1 फाई वन कैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, फाई वन साई का इनर प्रोडक्ट और फाई वन कैट। अब सिंपल सी बात है, इधर भी फाई वन कैट है, इधर भी फाई वन कैट है, दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे तो C1 की वैल्यू क्या मिलेगी, फाई वन साई का इनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप C1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होगा, जो फाई टू डायरेक्शन में प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करे। तो सेकेंड हेडिंग डालोगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर P2 इज इक्वल टू फाई टू कैट फाई टू ब्रा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर P2 जब साई कैट पे ऑपरेट होगा तो साई कैट का प्रोजेक्शन फाई टू कैट की डायरेक्शन में कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो P2 गिव्स द प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट वेक्टर साई कैट along आइगन वेक्टर फाई टू कैट इफ P2 ऑपरेटेड ऑन साई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, P2 को इस साई कैट पे ऑपरेट करके देखोगे। तो ये कैलकुलेशन भी मैं समझा चुका हूं। तो क्या होगा, C1 C2 जो कांस्टेंट टर्म है उनपे तो ऑपरेटर काम नहीं करेगा, ऑपरेटर फाई वन और फाई टू पे ही ऑपरेट होगा। तो C1 को छोड़ेंगे P2 फाई वन पे ऑपरेट होगा, फिर C2 को छोड़ोगे P2 फाई टू पे ऑपरेट होगा। क्लियर हो गई बात। अब P2 की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो होगा क्या, फाई टू बच जाएगा और फाई टू फाई वन का इनर प्रोडक्ट होगा और फिर फाई टू बचेगा और फाई टू का इनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर हो गई बात। हमें पता है कि फाई टू का इनर प्रोडक्ट होता है 1, लेकिन फाई वन का इनर प्रोडक्ट होगा 0। तो रिजल्ट क्या आएगा कि जब P2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर साई कैट पे ऑपरेट होता है तो C2 फाई टू कैट रिजल्ट देता है। यहाँ C2 क्या है, इस फाई कैट का प्रोजेक्शन फाई टू कैट के डायरेक्शन में है, यानी प्रोजेक्शन की वैल्यू है। C2 क्या है, वेयर C2 रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ साई कैट अलोंग फाई टू कैट। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C2 बाय फॉलोइंग वन। हम इस प्रोजेक्शन की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि पहले किया था। हम C2 फाई टू कैट को पहले लिखेंगे और P2 साई को बाद में लिखेंगे। P2 साई में प्रोजेक्शन ऑपरेटर P2 की वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या है, फाई टू कैट फाई टू ब्रा। लेकिन जब ऑपरेट करोगे तो होगा क्या कि फाई टू साई का इनर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब फाई टू साई का इनर प्रोडक्ट हमें दिख रहा है तो ये क्या होगा, एक नंबर होगा। इस नंबर को आप फाई टू कैट के आगे पीछे कहीं लिख सकते हो। तो इस लाइन के बाद फिर मैंने लाइन यहां लिखी है कि C2 फाई टू कैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई टू साई का इनर प्रोडक्ट और फाई टू कैट। अब यहाँ पे भी फाई टू कैट है और इस साइड भी फाई टू कैट है, तो दोनों फाई टू कैट कैंसिल आउट हो जाएंगी और रिजल्ट क्या आ जाएगा कि C2 प्रोजेक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फाई टू साई के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो इसे आप नोट कर लो। अगर आपको प्रोजेक्शन ऑपरेटर के ऊपर लंबे लंबे नोट्स बनाने हैं तो आप ये लाइनें भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने यहाँ नोट किया है, इन क्वांटम मैकेनिक्स दिस ऑपरेटर मीन्स प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द quantum state just after measurement. It means if we have an operator A which measured on state psi such that, अगर हम psi ये assume कर रहे हैं कि psi का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है एंड एक मेरे पास आइगन इक्वेशन है किसकी, इस ऑपरेटर A की। If this operator A measured on state psi and give eigen value an with some probability, इस ऑपरेटर A की हेल्प से अगर हम आइगन वैल्यू an मेजर करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका एक्सप्रेशन डिराक नोटेशन में कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास एक ऑपरेटर है जो एक स्टेट वेक्टर साई पे ऑपरेट हो रहा है, जिसका एक्सप्रेशन मैंने ये लिखा है, और इस ऑपरेटर ए की आइगन इक्वेशन अगर ये है और ए जब इस स्टेट पे ऑपरेट होता है तो हम ये अगर कंसीडर कर रहे हैं कि
ये ए ऑपरेटर इस स्टेट पे ऑपरेट होने के बाद आइगन वैल्यू ए एन देता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन ये हमें मिलता है। क्लियर हो गई बात? वी गेट दिस रिजल्ट ओनली व्हेन जस्ट आफ्टर मेजरमेंट state psi collapse into phi n cat. We can calculate the state just after measurement by with the help of projection operator by following way. ठीक है, अभी भी लाइनों का मतलब समझ में नहीं आया तो अच्छी तरह से समझो। एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज स्टेट जस्ट आफ्टर मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए होता है। जस्ट आफ्टर मेजरमेंट क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर ए की आइगन इक्वेशन ऐसी है, इसका मतलब जब ए ऑपरेटर फाई 1 पे ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू क्या देगा? A1 देगा और फाई 1 को अनचेंज रहने देगा। जब ए ऑपरेटर फाई 2 पे ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू A2 देगा, फाई 2 को अनचेंज रहने देगा। इस तरह से ए ऑपरेटर आइगन वैल्यू A1, A2, A3 अप टू An देगा। लेकिन अगर हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ए ऑपरेटर साई स्टेट पे ऑपरेट हुआ है, ये जो रिजल्ट मैंने लिखे हैं ये तो आइगन स्टेट पे जब ऑपरेट हो रहा है तब क्या रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? जब ए ऑपरेटर इस स्टेट वेक्टर पे ऑपरेट होगा तो क्या रिजल्ट देता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखना कि हमारे पास स्टेट है साई जो आइगन स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गई बात? हमें जो रिजल्ट पता है वो ये पता है कि जब ऑपरेटर ए आइगन स्टेट फाई 1, फाई 2 अप टू फाई n पे ऑपरेट होता है तो क्या रिजल्ट मिलते हैं ये हमने कंसीडर कर रखा है। बट अब हम बात उसकी कर रहे हैं कि जब ये ए ऑपरेटर इस स्टेट साई पे ऑपरेट होता है तो क्या रिजल्ट देता है और क्या हमें कंडीशन, हमारे पास उस रिजल्ट को फाइंड करने की क्या कंडीशन होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये सब रिजल्ट है और हम बात किसकी कर रहे हैं कि ऑपरेटर ए इस स्टेट साई पे ऑपरेट हो रहा है और आइगन वैल्यू An दे रहा है और इस आइगन वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो ये कब पॉसिबल है? सीधी सीधी बात है, अगर ए ऑपरेटर इस साई स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है और आइगन वैल्यू An मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये साई स्टेट वेक्टर फाई n बन गया है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब साई बन जाए फाई n। क्लियर हो रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो लाइनें मैंने क्या लिखी है, इफ दिस ऑपरेटर ए मेजर्ड ऑन स्टेट साई गिव आइगन वैल्यू An। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ए ऑपरेटर इस साई पे ऑपरेट हुआ है, वैसे तो ये सारी आइगन वैल्यू देगा, बिकॉज अगर ए साई पे ऑपरेट होगा तो इसका मतलब वो फाई 1 पे भी ऑपरेट हो रहा है, यानी आइगन वैल्यू A1 भी मिलेगी। वो फाई 2 पे भी ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू A2 भी मिलेगी। वो फाई 3 पे भी ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू A3 मिलेगी। अगर ऑपरेटर ए साई पे ऑपरेट हो रहा है तो मुझे सारी आइगन वैल्यू मिलेंगी A1 से लेके An तक। बट हम एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब भी हमने मेजरमेंट किया तो हमें आइगन वैल्यू An मिली। तो ये क्या बता रहा है? इसका मतलब जब ए ऑपरेटर साई पे ऑपरेट हुआ तो वो एक्चुअली फाई n स्टेट में था। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है, ए अगर साई पे ऑपरेट होगा तो सारी आइगन वैल्यू मिलेंगी, A1, A2, A3, An सब आइगन वैल्यू मिलेंगी। बट हम एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं क्योंकि सभी आइगन वैल्यू के मिलने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी। तो मैं एक स्पेशल केस की बात कर रहा हूं कि An आइगन वैल्यू हमें मिल रही है और उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो उस केस में क्या हुआ होगा हम इसकी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जब ए इस साई पे ऑपरेट होता है और आइगन वैल्यू An मिलती है तो ये तभी हो सकता है जब हमारा स्टेट साई फाई n में कोलैप्स कर रही है या स्टेट साई सिर्फ फाई 1 स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रही है, तभी पॉसिबल है। तभी ए ऑपरेटर इस साई पे मेजरमेंट करेगा तो फाई n पे मेजरमेंट करेगा, इसका मतलब आइगन वैल्यू क्या आएगी? An आएगी। क्लियर हो गई बात? वही बात मैंने लिखी भी है। तो वी कैन गेट दिस रिजल्ट ओनली व्हेन जस्ट आफ्टर मेजरमेंट स्टेट साई कोलैप्स इनटू फाई n। ये रिजल्ट तभी मिल सकता है जब हम ये कंसीडर करें या जब ऐसा हो कि साई फाई n में कन्वर्ट हो जाए या कोलैप्स हो जाए। अब ऐसा करने के लिए मुझे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करना पड़ेगा
कि ये साई इस फाई एन में कोलैप्स हो जाए, तो उसके लिए मैंने बोला है वी कैन कैलकुलेट द स्टेट जस्ट आफ्टर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर बाय फॉलोइंग। कहने का मतलब ये है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से ऐसी मैथमेटिक्स डेवलप कर सकते हैं जिसके वजह से हम इस साई को फाई एन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज हम कहां कर सकते हैं, ये शो करने के लिए कि स्टेट जस्ट आफ्टर मेजरमेंट क्या होगी। क्योंकि सीधी सीधी बात है, अगर ए इस साई पे ऑपरेट हो रहा है और मेजर्ड वैल्यू हमें किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम A1 मिल रही है, इसका मतलब साई फाई वन में कन्वर्ट हो गया। अगर ए साई पे मेजरमेंट कर रहा है और मुझे आइगन वैल्यू A3 मिल रही है, इसका मतलब साई कन्वर्ट हो गया किसमें, फाई 3 आइगन स्टेट में। समझ रहे हो? ऐसे ही तो थ्योरी हमने ये बनाई कि जब ए साई पे मेजरमेंट कर रहा है तो आइगन वैल्यू हमें क्या मिल रही है, एन मिल रही है। इसका मतलब साई किस में कन्वर्ट हो गया, फाई एन में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम कोलैप्स बोल रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब कोई ऐसी मैथमेटिक्स है जिसकी हेल्प से मैं साई को ऐसी स्टेट में कन्वर्ट कर दूं जो जस्ट आफ्टर मेजरमेंट हमें मिले। जस्ट आफ्टर मेजरमेंट मिले इसका मतलब जिसकी आइगन वैल्यू है उसी का आइगन फंक्शन हमें मिल जाए। यानी जब भी ए ऑपरेटर मेजरमेंट करे और जो आइगन वैल्यू दे उसी का आइगन फंक्शन हमें मिल जाए, ऐसा कोई टेक्निक है हमारे पास। वो टेक्निक हम डेवलप करेंगे इसी प्रोजेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से। देखते हैं कैसे। तो मुझे ऐसी मैथमेटिक्स डेवलप करनी है कि मेरा स्टेट साई किस में कन्वर्ट हो जाए, फाई एन में कन्वर्ट हो जाए। क्यों कन्वर्ट हो जाए? बिकॉज we get eigen value an when operator A measured on state psi। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि अगर A इस स्टेट साई पे मेजरमेंट करता है और आइगन वैल्यू अगर an मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साई उस वक्त जब a मेजरमेंट कर रहा था तो साई फाई n में कन्वर्ट हो गई। तो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कहते हैं, स्टेट जस्ट आफ्टर मेजरमेंट। जस्ट आफ्टर मेजरमेंट, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं साई JAF लिखूंगा। J मीन्स जस्ट, A मीन्स आफ्टर, M मीन्स मेजरमेंट, जस्ट आफ्टर मेजरमेंट। ठीक है, स्टेट जस्ट आफ्टर मेजरमेंट का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑपरेटर के टर्म में लिखा जाएगा। तो साई जस्ट आफ्टर मेजरमेंट का जो फॉर्मूला हो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, वो है प्रोजेक्शन ऑपरेटर PN ऑपरेट करेगा साई पे अपॉन अंडर रूट के अंदर साई PN साई का इनर प्रोडक्ट। ये है फॉर्मूला स्टेट जस्ट आफ्टर मेजरमेंट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब मैं यहां पे बता दूं वेयर हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर यहां ले रखा है PN, क्योंकि आइगन वैल्यू मुझे क्या मिल रही है AN, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर कौन सा होगा, फाई एन कैट फाई एन ब्रा। अभी ये सब समझा चुका हूं मैं आपको। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कि जस्ट आफ्टर मेजरमेंट हमें फाई एन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो साई जस्ट आफ्टर मेजरमेंट इज इक्वल टू PN का एक्सप्रेशन पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, फाई एन कैट फाई एन ब्रा साई अपॉन अंडर रूट के अंदर साई ब्रा फाई एन कैट फाई एन ब्रा साई कैट। ठीक है, जस्ट मैं जो एक्सप्रेशन है वहां पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर का एक्सप्रेशन पुट कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको याद दिलाऊं कि जो इनर प्रोडक्ट फाई एन
का इनर प्रोडक्ट साई के साथ है, इसका रिजल्ट आता है Cn। ये एक्चुअली क्या है? ये एक इनर प्रोडक्ट है और मैं ऐसे इनर प्रोडक्ट अभी कैलकुलेट करके इसी वीडियो में दिखा चुका हूं। Cn रिप्रेजेंट करता है स्टेट साई का प्रोजेक्शन फाई एन के अलाउंग। ठीक है, इसी तरह से मैंने बताया था ना कि जो साई का प्रोजेक्शन फाई वन के अलाउंग होगा वो C1 होगा, साई का प्रोजेक्शन फाई टू के अलाउंग होगा वो C2 होगा, साई का प्रोजेक्शन जो फाई एन के अलाउंग होगा वो क्या होगा? Cn होगा। और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने करके दिखाया था। C1 और C2 के लिए करके दिखाया था, तो Cn के लिए आप आइडिया लगा लो, यही फॉर्मूला होगा। क्लियर हो गई बात? इनफैक्ट मैंने एक और चीज बताई थी, अगर Cn ऐसा है तो Cn स्टार कैसा होगा? देखो, जहां Cn स्टार मीन्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ Cn, और लिखने का तरीका क्या है? जो साई कैट है वो बन जाएगी साई ब्रा, और जो फाई एन ब्रा है वो बन जाएगी फाई एन कैट। तो मेरे पास दो एक्सप्रेशन हमें पता है, और मैं आपको बताऊं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Cn को। और जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Cn स्टार को। तो वैल्यू पुट कर दें, तो साई जस्ट आफ्टर मेजरमेंट का एक्सप्रेशन क्या हो गया? Cn फाई एन कैट अपॉन अंडर रूट के अंदर Cn स्टार Cn। मैं आपको बताऊं कि अगर Cn मैं a प्लस आई बी अगर लिखता हूं तो Cn स्टार क्या बन जाएगा? a माइनस आई बी। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में Cn मॉड का स्क्वायर क्या होता है? Cn स्टार इंटू Cn, और रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये रिजल्ट आता है। तो Cn स्टार Cn को ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा Cn फाई एन अपॉन Cn मॉड का स्क्वायर, Cn मॉड का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, यानी स्टेट जस्ट आफ्टर मेजरमेंट क्या हो जाएगी? Cn फाई एन कैट अपॉन Cn। Cn से Cn कैंसिल, यानी स्टेट जस्ट आफ्टर मेजरमेंट हमें क्या मिल जा रही है? फाई एन कैट। यही तो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था? कि अगर ऑपरेटर A इस स्टेट साई पे मेजरमेंट कर रहा है और आइगन वैल्यू An दे रहा है, तो स्टेट साई को फाई एन में कन्वर्ट हो जाना है। और इस टाइप की मैथमेटिक्स हम कैसे डेवलप कर पाए? इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से डेवलप कर पाए। ठीक है, फिर लास्ट में आप नोट्स में लिखोगे, हेंस विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर we can calculate the state just after measurement by following given formula। वो फॉर्मूला क्या है? स्टेट जस्ट आफ्टर मेजरमेंट का फॉर्मूला होगा प्रोजेक्शन ऑपरेटर इनटू स्टेट अपॉन अंडर रूट स्टेट प्रोजेक्शन ऑपरेटर स्टेट का इनर। ठीक है, तो ये है स्टेट जस्ट आफ्टर मेजरमेंट का फॉर्मूला। फिर आगे नोट्स में आप ये भी बता सकते हो, अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर की वैसे तो
3 से ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज हैं एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है द सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर रिड्यूसेज टू बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल ऑपरेशन। कहने का क्या मतलब है कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर एक से ज्यादा बार अगर हम ऑपरेट करते हैं किसी फंक्शन में, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर के ऑपरेशन के इक्वल ही होगा। कहने का मतलब क्या है वो समझ लो। तो इसका प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ ए। तो कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर ये है फाई का एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, और ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर साई पे ऑपरेट हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फाई इंटू साई। ठीक है, चलो ये पहला ऑपरेशन हो गया। फिर अगेन मैं इसी के ऊपर एक और बार प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑपरेट करूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी फाई साई का इनर। ठीक है, अब पी का एक्सप्रेशन फिर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई एंड फाई इंटू साई। अब यहां देखो, यहां पे सेम फाई के इनर प्रोडक्ट है। अब मैंने बताया था कि जब दोनों तरफ कैट सेम होती हैं तो रिजल्ट आता है 1। तो ये क्या हो जाएगा 1, तो रिजल्ट क्या बनेगा, फाई ठीक है। ये क्या हुआ, पी स्क्वायर का रिजल्ट। एक और बार ऑपरेट करोगे तो ये पी क्यूब हो जाएगा साई। तो इसको, इसके आगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑपरेटेड ऑन साई, यानी जब पी स्क्वायर ऑपरेट हुआ तो रिजल्ट वही आ रहा है जो पी ऑपरेट हुआ साई पे। ऐसी पी क्यूब जब ऑपरेट हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो फाई मैं पी की वैल्यू पहले पुट कर रहा हूं, फिर जो पहले से था, चलो कर लेते हैं। ठीक है, ये पी क्यूब हो रहा है, पी स्क्वायर पी इंटू पी स्क्वायर साई, ऐसे लिख सकते हैं पी क्यूब को। पी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को सामने दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, पी इंटू फाई साई। ठीक है, पी की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, फाई साई। अब यहाँ अगेन इनर प्रोडक्ट है, फाई के साथ इनर प्रोडक्ट आएगा 1, तो क्या हो गया, फाई इंटू साई। ठीक है, ये क्या कैलकुलेट कर रहे थे, पी क्यूब का साई के ऊपर ऑपरेशन, पी क्यूब का साई के ऊपर ऑपरेशन, तो रिजल्ट क्या आया, पी का ऑपरेशन साई के ऊपर जो आया। तो देखो, एक ये लाइन देखो ध्यान से, और एक ये लाइन देखो ध्यान से। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है कि पी साई पे जो भी रिजल्ट देगा, यानी पी जब ऑपरेट होगा साई पे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर जब साई पे ऑपरेट होगा उसके, या पी क्यूब जब साई पे ऑपरेट होगा तो उसके, उस केस में जो भी रिजल्ट आएंगे वो पी जब ऑपरेट होगा साई पे तो वो सेम रिजल्ट आएंगे। ठीक है, प्रूफ तो मैंने करा दिया। या इसके आगे भी आप ऐसे लिख सकते हो कि पी की पावर 4 जब साई पे ऑपरेट होगी तब भी रिजल्ट पी साई के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। पी ऑपरेटर की पावर अगर एन होगी और वो भी अगर साई के ऊपर ऑपरेट होगा तो रिजल्ट वही आएगा जो पी साई के ऊपर जब ऑपरेट होगा तो उसी के रिजल्ट के इक्वल आएगा। प्रोजेक्शन ऑपरेटर की सेकंड प्रॉपर्टी है बी, प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज अ हर्मिशन ऑपरेटर। अब ये हर्मिशन ऑपरेटर क्या होते हैं पहले वो समझ लो। देखो, किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिराक नोटेशन में हम कैसे डिफाइन करते हैं, साई
ए साई, ये क्या है एक्चुअली, इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए ऑन स्टेट साई। ठीक है, अब ए ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर कब होगा, ए ऑपरेटर इज कॉल्ड हर्मिशियन ऑपरेटर इफ ओनली इफ, जब ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के इक्वल हो जाए। अगर कोई ऑपरेटर ए ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो क्वांटम मैकेनिक्स में कैसा ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो बी का प्रूफ देखते हैं कैसे करना है। तो लेट हमारा जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर पी है वो क्या है, फाई कैट फाई ब्रा है, और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम साई स्टेट में कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ये क्या है, साई पी साई के इक्वल है। इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, साई प्रोजेक्शन ऑपरेटर की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, फाई कैट फाई ब्रा साई कैट। ठीक है, ये दो अलग अलग इनर प्रोडक्ट हैं, देख रहे हो। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि साई फाई का जो इनर प्रोडक्ट है, इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। वो हो जाएगा, फाई कैट को मुझे ब्रा फाई बनाना होगा और साई ब्रा को मुझे साई कैट बनाना होगा। ठीक है, इसी तरह से फाई और साई के इनर प्रोडक्ट का स्टार यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे कैलकुलेट करना होगा, साई कैट में है तो इसे ब्रा बनाना होगा और फाई ब्रा में है तो इसे कैट बनाना होगा। क्लियर हो गई बात। अब ये दोनों रिलेशन मैं यहां पुट कर दूंगा क्योंकि मुझे स्टार को कैलकुलेट करना है, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को कैलकुलेट करना है। तो देखो ये रिलेशन कहां दिख रही है, यहां दिख रही है। देखो ये रिलेशन, ये वाली रिलेशन यहां दिख रही है, तो क्या लिख दूं इसके जगह, फाई साई के इनर प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। क्लियर हो गई बात। और ये वाली रिलेशन यहां दिख रही है, तो ये क्या है, साई साई फाई स्टार का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। क्लियर हो रही है बात। इज इक्वल टू, इसको और कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको आगे लिख दूं। अब देखो ये दोनों नंबर ही तो हैं, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, आगे लिख दो पीछे लिख दो, फर्क क्या पड़ा। तो इस नंबर को आगे लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा साई फाई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, फाई साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, ये जो रिलेशन है, इस पूरी रिलेशन को मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके बाहर से स्टार लगा दूं, क्या फर्क पड़ता है, नंबर ही तो है। तो साई फाई का इनर प्रोडक्ट और फाई साई का इनर प्रोडक्ट और होल स्टार ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, यानी पूरे का कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये हम क्या लेके चल रहे थे, पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये क्या है, अच्छा ये वाला नंबर सेम तो है, देखो ध्यान से देखो, ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर सेम है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्टार। क्लियर हो गई बात। यानी हमने प्रूफ कर दिया है कि पी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के इक्वल है। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। प्रोजेक्शन ऑपरेटर की लास्ट प्रॉपर्टी है सी कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर का समीशन इक्वल टू 1 होना चाहिए, वेयर फाई आर द ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन स्टेट है। इसका क्या मतलब है वो समझो।
देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर पी आई यहाँ पे हमने लिया है फाई आई कैट फाई आई ब्रा का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और आपसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि समीशन आई इक्वल टू 1 टू n पी आई का जो समीशन होगा वो 1 के इक्वल होना चाहिए। या तो आप ये प्रूफ कर दो या तो आप फिर ये प्रूफ कर दो। और जो फाई आई आर द ऑर्थोनॉर्मल सेट है ऑफ आइगन स्टेट है, इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई एक स्टेट साई है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, C1 फाई 1 का प्लस C2 फाई 2 का प्लस C3 फाई 3 का प्लस Cn फाई n कैट का। तो किसी स्टेट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो आइगन स्टेट यूज कर रहे हैं, जो आइगन स्टेट ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को होल्ड करती है, उनके सेट को ही हम क्या कह रहे हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये रिलेशन प्रूफ करनी है या फिर ये रिलेशन प्रूफ करनी है, अब देखो प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। तो क्या मैं ये साई को ऐसे लिख सकता हूं, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n सी आई फाई आई कैट, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे। अच्छा, अगर मैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर पी आई को साई पे ऑपरेट करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, फाई आई का प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। और ये ऑपरेट हुआ साई कैट पे। अच्छा, ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्शन ऑफ साई स्टेट ऑन फाई आई स्टेट, और इसकी वैल्यू क्या आती है, देखो मैं बताऊं। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे फाई 1 का साई के साथ जब हमने इनर प्रोडक्ट किया था तो रिजल्ट आया C1। फाई 2 का साई के साथ जब हमने इनर प्रोडक्ट किया था तो रिजल्ट आया था C2। इसी तरह से फाई आई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, CI आएगा। इसी तरह से फाई n का साई के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो CN आएगा। ये इनर प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साई के प्रोजेक्शन को फाई के डायरेक्शन में, साई के प्रोजेक्शन को फाई 2 के डायरेक्शन में, साई के प्रोजेक्शन को फाई आई के डायरेक्शन में, साई के प्रोजेक्शन को फाई n के डायरेक्शन में। जो प्रोजेक्शन की वैल्यू आ रही है वो है C1 C2 CI और CN, ये प्रोजेक्शन है एक्चुअली। तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी प्रोजेक्शन पी आई जब साई कैट पे ऑपरेट हुआ तो रिजल्ट आया CI फाई आई कैट। अब इसका समीशन ले लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n पी आई साई आई इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n सी आई फाई आई, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में ये वाला जो राइट हैंड साइड टर्म है वो सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में राइट हैंड साइड टर्म सेम है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड टर्म को हम इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n, पहले मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूं, पी आई साई, ठीक है, इज इक्वल टू साई कैट। अच्छा देखो यहां पे भी साई है, यहां पे भी साई है, दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं कॉमन लेके। तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट समीशन आई इक्वल टू 1 टू n पी आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। या आप पी आई का ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n फाई आई कैट फाई आई ब्रा का समीशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर के वीडियो में बस इतना ही। ओके बाय।